हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए आज हम एनसीईआरटी क्लास 8 का पॉलिटिकल साइंस को लेकर के आए हैं, जिसमें आज का हमारा चैप्टर है 5। और चैप्टर 5 में टॉपिक है जब जनता बगावत करती है। तो आइए हम इस चैप्टर को देखेंगे, इस चैप्टर से मुख्य पॉइंट को देखेंगे और समझेंगे। उसके बाद इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन हैं उसको सोल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जब जनता बगावत करती है, बगावत मीन्स विद्रोह करना। तो जब जनता विद्रोह करती है, तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। मुख्य पॉइंट को पहले देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों का जनता, राजाओं, रानियों, किसानों, जमींदारों, आदिवासियों, सिपाहियों सब पर तरह तरह से असर पड़ा हुआ था। सारे लोग पर अलग अलग तरीके से असर हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी की नीति के कारण। और इस तरह से सभी लोगों में असंतोष की भावना था। सभी लोग असंतोष थे ईस्ट इंडिया कंपनी की नीति से, और अंदर ही अंदर इनको भावना का पर बहुत ही गहरा असर पड़ रहा था। और इस प्रकार से इन्होंने आगे चल कर के बगावत कर दिया। जो नीतियाँ और कार्रवाइयाँ जनता के हित में नहीं होती थी या उनके भावनाओं को ठेस पहुँचती थी, तो लोग उसका विरोध करते थे। जो नीति ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो नियम कानून बनाए जाते थे, उस नीति से जनता के वह जो नियम और कानून होता था जनता के हित में नहीं होता था, या फिर उनको भावना को ठेस पहुंचाया जाता था। तो जिसके कारण ही लोग विरोध किया करते थे। और 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकत छीनने लगी थी, और उनकी सत्ता और सम्मान दोनों छीनने लगे थे। 18वीं सदी के बीच में ही राजाओं, जितने भी राजा थे, नवाब थे, उनके सारे ताकत ब्रिटिश के द्वारा छीना जाने लगा था, और उनका सत्ता और सम्मान दोनों इस प्रकार से छीने जाने लगे थे। बहुत सारे राज दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए थे। बहुत सारे राज दरबारों में अंग्रेजों द्वारा रेजिडेंट तैनात कर दिए थे। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी, उनकी सेनाओं का भंग किया जा रहा था। स्थानीय शासक की जो स्वतंत्रता था, उसकी स्वतंत्रता घटती जा रही थी। उनकी स्वतंत्रता पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, और उनकी सेनाओं को भंग कर दिया जा रहा था। यानी उनके ऊपर ब्रिटिश सरकार का सेना को यहाँ उनके पर सारे अधिकार छीन करके ब्रिटिश सरकार अपना सेना यहाँ खड़ी करके रखी हुई थी। उनके राजस्व वसूली के अधिकार इलाके एक एक करके छीने जा रहे थे, धीरे धीरे करके सारे इलाके। और राजस्व वसूली का जो अधिकार था राजा रानियों और नवाबों के पास, सारे एक एक करके छीने जा रहे थे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे को राजा मान ले। यह झांसी की रानी इस प्रकार का चाहती थी कि उनका जो पुत्र है, जो गोद ली हुई थी पुत्र को, तो उनके गोद लिए हुए बेटे को ब्रिटिश सरकार राजा मान ले। लेकिन इस तरह का हुआ नहीं। झांसी की रानी थी लक्ष्मीबाई। 1857 ईस्वी की राजक्रांति में झांसी की रानी ने द्वितीय शहीद वीरांगना थी, उन्होंने वीरगति को 1857 ईस्वी के संग्राम में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई थी। उन्होंने सिर्फ 29 साल की उम्र में अंग्रेज साम्राज्य की सेना से युद्ध किया और डटकर विरोध किया 1857 ईस्वी के संग्राम में, और ब्रिटिश सेना के साथ युद्ध किया, और रणभूमि में वीरगति को प्राप्त हुई झांसी की रानी। तो झांसी की रानी चाहती थी कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उनका जो बेटा था, गोद लिए हुआ बेटा, उसको राजा मान ले, लेकिन इस तरह से कंपनी नहीं किया। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे नाना साहब। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे नाना साहब। तो पेशवा बाजीराव द्वितीय 1796 से 1818 ईस्वी तक
मराठा साम्राज्य के पेशवा थे, पेशवा बाजीराव द्वितीय। और इनके समय में पेशवा बाजीराव द्वितीय के समय में मराठा साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया था धीरे धीरे, और अंग्रेजों के साथ संघर्ष हुआ। यही कारण था, मराठा साम्राज्य छीनते जा रहा था अंग्रेजों द्वारा, और अंग्रेजों के साथ इनका संघर्ष हुआ। बाजीराव द्वितीय 8वां और अंतिम पेशवा थे। तो बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे नाना साहब। तो दत्तक पुत्र जो नाना साहब थे, इन्होंने कंपनी से आग्रह किया कि उनके पिता का जो पेंशन मिलती थी, बाजीराव द्वितीय का जो पेंशन मिलता था, तो उस पेंशन के लिए नाना साहब ने कंपनी से आग्रह किया कि जो पेंशन मिलती थी वह उनकी मृत्यु के बाद उन्हें मिलने लगे। जो हमारे पिता का जो पेंशन मिलता था, उनकी मृत्यु के बाद हमें पेंशन मिले। और अवध की रियासती अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासतों में से थी। तो नाना साहब 1857 के संग्राम के शिल्पकार थे। मूल नाम इनका नाना साहब का धोंधुपट था। कानपुर से अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोहियों का नेतृत्व किया था नाना साहब ने। तो अवध की रियासत अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासत थी। सबसे आखिरी में अवध का रियासत चला गया था अंग्रेजों के कब्जे में। तो कानपुर से तात्या टोपे और नाना साहब 1857 ईस्वी का जो विद्रोह था उसमें उसका नेतृत्व किए थे। लखनऊ से बेगम हजरत महल थी, ग्वालियर से झांसी की रानी, और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। ग्वालियर से झांसी की रानी थी, और झांसी की रानी के गुरु थे तात्या टोपे। और झांसी से थी रानी लक्ष्मीबाई। आरा बिहार से बाबू कुंवर सिंह थे, और मेरठ से चौधरी देवी सिंह 1857 ईस्वी का विरोध का नेतृत्व किया था। दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय और उनका सेनापति बख्त खान था। और इलाहाबाद से लियाकत अली, बरेली से खान बहादुर खान। तो सबसे आखिरी में समय में अवध को अंग्रेज अपने कब्जे में लिया था। अंग्रेज अवध को सबसे आखिरी समय में मिलाया था ब्रिटिश शासन में। सबसे पहले सतारा को मिला लिया गया था 1848 ईस्वी में सबसे पहले। उसके बाद सबलपुर को मिला लिया गया था अंग्रेजों द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य में 1849 ईस्वी में। 1848 में सतारा को, 1849 में सबलपुर को, और 1850 में बगाहट को मिला लिया गया था। इस प्रकार से 1852 में हम देखते हैं तो उदयपुर को मिला लिया गया था ब्रिटिश साम्राज्य में, और 1853 में झांसी को मिला लिया था, 1854 में नागपुर को, और 1849 में जयपुर को। अवध को सबसे लास्ट में मिलाया गया था 1856 में। तो अवध सबसे लास्ट में आखिरी समय में अंग्रेजों के कब्जे में आने वाला रियासत था, और अवध को अंग्रेजों ने 1856 में अपने कब्जे में ले लिया। गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चल रहा है, इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व। लॉर्ड डलहौजी इस प्रकार का ऐलान किया कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चल रहा है, इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश का प्रभुत्व होना जरूरी है। लॉर्ड डलहौजी इस प्रकार का ऐलान किया। कंपनी ने मुगलों के शासन को पूरी तरह से खत्म करने के लिए कंपनी द्वारा जारी सिक्कों पर से मुगल बादशाह का नाम भी हटा दिया। कंपनी द्वारा मुगल बादशाह का जो नाम सिक्कों पर छापा जाता था, उसको भी सिक्कों पर से मुगल बादशाह का नाम भी हटा दिया। मुगल शासन को पूरी तरह से खत्म करने की ये बहुत बड़ी साजिश थी। कंपनी द्वारा इस तरह का काम किया गया। तो बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह थे। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह थे, और डलहौजी जो था ब्रिटिश राज का गवर्नर था। और हड़प नीति डलहौजी द्वारा लाया गया था। हड़प नीति के कारण ही 1856 में अवध को मिला लिया गया था सबसे आखिरी में, और सबसे पहले सतारा को 1848 ईस्वी में। तो बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह थे। मुगल बादशाह में बहादुर शाह जफर अंतिम थे, मुगल साम्राज्य के आखिरी सम्राट। और ये उर्दू के जाने माने शायर थे, और इन्होंने 1857 ईस्वी के प्रथम संग्राम में भारतीय सिपाहियों का नेतृत्व किया था।
और अंग्रेज़ों ने इनको युद्ध में हार के बाद अंग्रेज़ों ने इन्हें बर्मा भेज दिया, जहां इनकी मृत्यु हो गई थी बहादुर शाह जफर की। तो इस प्रकार से अंतिम मुगल सम्राट बादशाह जो थे बहादुर शाह जफर, वो भी उनकी मृत्यु के बाद वो भी समाप्त हो गए। मुगल शासन जो था पूरी तरह से समाप्त हो गया और सारा सम्राट ब्रिटिश शासन के कब्जे में आ गया। गांव में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तौर तरीके से परेशान थे और ऐसे बहुत सारे लोग महाजनों से लिया कर्ज नहीं लौटा पा रहे थे। भारतीय सिपाही जो कंपनी में काम करते थे अपने वेतन भत्तों और सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। कई नए नियम सैनिकों के धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचाते थे। जो अंग्रेजों द्वारा नए नियम लाए गए थे, इस नियम से धार्मिक भावना और आस्था को ठेस पहुंचता था, जिसके कारण उनके मन में असंतोष हो रहा था अंदर ही अंदर। भारतीय सिपाहियों के मन में और भारतीयों के मन में भी असंतोष हो रहा था और उनको भावनाओं को ठेस पहुंच रही थी, धार्मिक और आस्थाओं को भी ठेस पहुंच रही थी। भारतीय समाज में सुधार के लिए अंग्रेजों ने सती प्रथा को रोकने का, विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए थे। भारतीय समाज में जो हमारा उस समय का सती प्रथा चल रहा था, उसको भी रोकने के लिए, विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए अंग्रेजों द्वारा कानून लाया गया था। इसमें राजा राम मोहन राय ने लॉर्ड विलियम बेंटिक को सहायता की थी और लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा 1929 ईस्वी में कानून बना सती प्रथा का और इसको गैर घोषित कर दिया सती प्रथा को। 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने और जमीन संपत्ति जुटाने का भी छूट दे दी। मिशनरियों को 1830 के बाद कंपनी ने छूट दे दी खुलकर काम करने की और उनको संपत्ति जुटाने की। 1850 में एक न्यू कानून बनाया गया जिसमें ईसाई धर्म अपनाने की छूट दी गई और इसमें प्रावधान था कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। अगर कोई व्यक्ति ईसाई धर्म को अपना लिया जाता था, इस प्रकार का छूट दिया गया कि कोई अगर ईसाई धर्म अपनाता है तो उस पर उसका जो पुश्तैनी जमीन था, पुश्तैनी संपत्ति था, पुरखों की संपत्ति को उस पर अधिकार उसको मिल जाएगी। इस तरह का कानून लाया गया। जब सिपाही इकट्ठा होकर अपने सैनिक अफसरों पर हुक्म मानने से इनकार कर देते हैं तो उसे सैनिक विद्रोह कहते हैं और यहीं से 1857 ईस्वी का विद्रोह शुरू होता है। मई 1857 ईस्वी में शुरू हुई सैनिक विद्रोह से भारत में कंपनी का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया। जब 1857 ईस्वी का 10 मई 1857 ईस्वी का जब विद्रोह भड़का भारत में, तो कंपनी का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया और यह विद्रोह 3री बटालियन के द्वारा शुरू किया गया था। 1857 ईस्वी का विद्रोह, इसका नेतृत्व रुहेलखंड में अहमद दल्ला ने किया। लॉर्ड कैनिंग विद्रोह को दबाने का भरसक प्रयास किया। मंगल पांडे 29 मार्च 1857 को बैरकपुर बंगाल में 34वीं बटालियन का था। मंगल पांडे जनरल बाग एंड हुसैन की हत्या कर दी। इस प्रकार से 1857 ईस्वी का क्रांति शुरू हो गया। तो 1857 ईस्वी में हुई सैनिक विद्रोह से भारत में कंपनी का अस्तित्व भी खतरे में पड़ गया था। सैनिक विद्रोह की शुरुआत मेरठ से हुई थी। सैनिक विद्रोह का शुरुआत मेरठ से शुरू हुआ और 29 मार्च 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। मंगल पांडे बाग एंड हुसैन की हत्या जो की थी, उसका अफसर था जनरल, तो उसको हत्या करने के कारण उसको फांसी पर लटका दिया गया 29 मार्च 1857 को। तो इस प्रकार से इस चैप्टर का अब जो हम लोग मुख्य पॉइंट को अभी तक देख रहे थे, तो अब हम लोग देखेंगे इस चैप्टर से जो प्रश्न है उसको देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इस चैप्टर का आज का प्रश्न है, नील उगाने वाले किसानों की क्या समस्याएं थी।
तो नील उगाने वाले किसानों की बहुत तरह की समस्याएं थी, जिसमें प्रमुख समस्याएं में पहला है किसानों को अपनी सारी उपज को मिल मालिकों को सौंपने को विवश किया जाता था। जितना भी उपज किसानों द्वारा किया जाता था वो सारे उपज को मिल मालिकों को सौंपने के लिए विवश कर दिया जाता था। किसान जमींदारों की भूमि पर नील की खेती करते थे, जो जबरदस्ती फसल बागान मालिकों को बेच देते थे। उनकी जो फसल हुआ करती थी उसको जबरदस्ती उनकी फसल बागान मालिकों को बेच देते थे। जमींदार तीसरा है अपनी जमीन का किराया चुकाने के लिए बार बार किसानों को बागान मालिकों से कर्ज लेना पड़ता था। अपनी जमीन का वह किराया नहीं चुका पाते थे, क्योंकि उनको जबरदस्ती जो था कम कीमत पर मजबूर कर दिया जाता था मिल मालिकों को देने के लिए और जमींदारों को देने के लिए। तो वह जो जमीन का किराया भी चुकाने में असमर्थ होते थे और इस प्रकार से उन्हें बागान मालिकों से कर्ज लेना पड़ता था और इस प्रकार से कर्ज में वह धीरे धीरे डूबते चले गए, जिसके कारण उनका जमीन भी नीलाम होते चला गया। 1857 ईस्वी की नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी क्रांति के विफलता का क्या कारण था? तो 1857 ईस्वी के क्रांति का विफलता कारण निम्नलिखित कारण थे। कई कारण थे। पहला, भारतीय क्रांतिकारी विभिन्न टुकड़ों एवं स्थानों पर बटे हुए थे, एक साथ नहीं थे। भारतीय क्रांतिकारी टुकड़ों में बटे हुए थे और कई एक स्थानों पर बटे हुए थे। दूसरा है भारतीय क्रांति, तो यह भी एक विफलता का कारण बना। भारतीय क्रांतिकारियों के पास अत्याधुनिक भारतीय क्रांतिकारियों के पास अत्याधुनिक हथियार की कमी थी, जबकि ब्रिटिश शासन के पास अत्याधुनिक हथियार और तोपें थी। तो यह भी एक कारण बना 1857 ईस्वी के क्रांति के विफलता का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 ईस्वी की क्रांति के मुख्य कारण क्या थे? तो 1857 ईस्वी की क्रांति का मुख्य कारण थे, जिसमें पहला है अंग्रेजों ने पुराने जमींदारों की जमीनों पर अधिकार छीन लिया। जो जमींदार की जमीनें थी उसका अधिकार अंग्रेजों द्वारा छीन लिया गया, पहला कारण। दूसरा है अंग्रेजों ने सहायक व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय शासकों से की गई संधियां तोड़ा, इससे काफी असंतोष बढ़ा। जो भारतीय शासकों के द्वारा संधि की गई थी उस संधि को भी तोड़ दिया गया अंग्रेजों द्वारा। लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की जो नीति थी, जिसे झांसी और कई भारतीय शासकों को विद्रोह के लिए प्रेरित किया। अंग्रेज अफसर भारतीय सैनिकों को घृणा की दृष्टि से देखते थे। लड़ाई से अंग्रेज अफसर भारतीय सैनिकों को घृणा की दृष्टि से देखते थे। लड़ाई से लौटने से उन्हें भत्ता भी नहीं मिलता था। जब वो लोग युद्ध के लिए भारतीय सैनिकों को युद्ध पे भेजा जाता था और जब युद्ध से वापस लौटते थे तो उनको भत्ता भी नहीं दिया जाता था, भत्ता भी नहीं मिलता था। तो इस कारण से सैनिकों के मन में घृणा थी, सैनिक अफसरों के प्रति, अंग्रेजों के प्रति मन में घृणा थी। तीसरा है पांचवा सैनिकों को अपनी राइफलों में गाय व सुअर की चर्बी वाले कारतूस चलाने को कहा गया। इन कारतूसों को चलाने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था। अतः हिंदू एवं मुसलमान सैनिक भड़क उठे और उन्होंने बगावत कर दी। उनको लगता था कि जो इस प्रकार का जो न्यू राइफल लाया गया है, जिससे भारतीय सैनिकों को लगा कि हमारे धर्म को भ्रष्ट करने के लिए इस प्रकार का कारतूस लाया गया है, जिससे ताकि हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाए। तो इस प्रकार से अफवाह फैल गया और इस अफवाह के कारण सैनिक भड़क उठे, हिंदू और मुसलमान सैनिक भड़क उठे और उन्होंने बगावत कर दी, आंदोलन कर दी। तो इसका आंदोलन का कई कारण भी था, आर्थिक कारण था, सामाजिक कारण था, राजनीतिक कारण था, धार्मिक कारण था। तो धार्मिक कारण ही तत्कालीन कारण बना उस समय का। 1857 ईस्वी का विद्रोह का तत्कालीन कारण बना धार्मिक कारण।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 ईस्वी की क्रांति के तत्कालीन कारण क्या थे? तो 1857 ईस्वी के क्रांति के तत्कालीन कारण में से प्रमुख कारण था सैनिकों को अपनी राइफलों में गाय एवं सूअर की चर्बी वाले कारतूस चलाने को कहा गया था, और इन कारतूस को चलाने से पहले उसे मुंह से खोलना पड़ता था। अतः हिंदू और मुसलमान सैनिक भड़क उठे और उन्होंने बगावत कर दी। उनको लगा कि हम मुंह से खोलने के लिए जो खोलना पड़ता है, जिससे हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, और इस प्रकार से उन्होंने बगावत कर दी अंग्रेजों के अगेंस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताइपिंग विद्रोह क्या है? तो 1857 ईस्वी में दक्षिण चीन में 1857 ईस्वी में दक्षिण चीन में एक विशाल जन विद्रोह हुआ था। दक्षिण चीन में इस ताइपिंग विद्रोह हुआ था, जिसे ताइपिंग विद्रोह के नाम से जाना जाता है। यह विद्रोह होंग जिकुआंग के नेतृत्व में ताइपिंग विद्रोह हुआ था। नेतृत्व में हजारों मेहनतकश गरीब लोगों ने परम शांति के स्वर्गिक साम्राज्य की स्थापना के लिए लड़ाई लड़ी थी। ताइपिंग विद्रोह 1857 में दक्षिण चीन में जन विद्रोह हुआ था, उसी को ताइपिंग विद्रोह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है होंग जिकुआंग कौन था और वह किस बात के खिलाफ था? होंग जिकुआंग जो ताइपिंग विद्रोह का नेतृत्व करता था, वह कौन था? तो होंग जिकुआंग एक चीनी नागरिक था जिसने धर्मांतरण करके ईसाई धर्म अपना लिया था, और वह अपना धर्म को छोड़ करके ईसाई धर्म को अपना लिया था, और वह कन्फ्यूशियसवाद और बौद्ध आदि परंपरागत चीनी धर्म के खिलाफ था। ताइपिंग के विद्रोह कैसे साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे? किस प्रकार के साम्राज्य की स्थापना करते थे? विद्रोही ताइपिंग विद्रोही थे, वे किस प्रकार के साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे? तो ताइपिंग विद्रोही एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे जहां ईसाई धर्म को माना जाएगा, जहां किसी के पास निजी संपत्ति नहीं होगी, जहां सामाजिक वर्गों और स्त्री पुरुष के बीच कोई भेद नहीं होगा, जहां अफीम, तंबाकू, शराब के सेवन तथा जुए, वेश्यावृत्ति और गुलामी पर पाबंदी होगी। तो इस प्रकार से ताइपिंग के विद्रोही इस प्रकार का साम्राज्य को स्थापना करना चाहते थे। ताइपिंग विद्रोह को दबाने के लिए किंग साम्राज्य के बादशाह की मदद कहाँ की सेनाओं ने की थी? तो ताइपिंग विद्रोह के दबाने के लिए किंग साम्राज्य के बादशाह की मदद चीन में तैनात अंग्रेज और फ्रांसीसी सेनाओं ने मदद की थी। चीन में उस समय जो तैनात अंग्रेज और फ्रांसीसी सेना था, उन्होंने ही मदद की थी ताइपिंग विद्रोह को दबाने के लिए किंग साम्राज्य के बादशाह को। 1857 ईस्वी के बाद इतिहास का नया चरण शुरू हुआ। अब पहले वाली नीतियां के सहारे अंग्रेजी शासक शासन नहीं चला सकते थे, उन्हें बदलाव की आवश्यकता थी। इस कथन की पुष्टि के लिए 5 बिंदु लिखिए कि किस प्रकार से वह बदलाव का कारण क्या था। 1857 ईस्वी के इतिहास का जो नया चरण शुरू हुआ 1857 के बाद, और उस के कारण शासन ब्रिटिश जो थे अंग्रेजी शासक जो थे, अब पहले जैसा नीति से शासन नहीं कर सकते थे। या फिर 1857 के बाद ब्रिटिश शासन ने भारत में क्या क्या बदलाव लाया? 1857 ईस्वी के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत में काफ़ी बदलाव लाए थे, जिसमें पहला है अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली। 1857 के बाद अंग्रेज सरकार भारत के शासन की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली। पहले कंपनी के हाथ में थी और अब अंग्रेजी सरकार अपने हाथ में ले ली। उसके बाद ब्रिटिश सांसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिया। ब्रिटिश सांसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अधिकार था, वह सारा अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिया। तो 1857 ईस्वी के बाद यह भी एक बदलाव था। दूसरा है कि देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। इस प्रकार से देश के नागरिकों को, शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी उनके भू क्षेत्र को कब्जा नहीं किया जाएगा। भारतीय शासकों को ब्रिटिश शासन के अधीन शासन चलाने की छूट दी कि ब्रिटिश शासन के अधीन आप शासन चला सकते हैं। तीसरा है भारतीय सेना में
भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया। 1857 ईस्वी के बाद यह परिवर्तन हुआ, एक चेंजिंग हुआ कि जो भारतीय सिपाही को अब अनुपात में कम कर दिया गया और उसके बदले में यूरोपीय सिपाहियों की संख्या को बढ़ा दिया गया। मुसलमानों की जमीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई 1857 के क्रांति के बाद। चौथा है, अंग्रेजों ने फैसला किया कि वे भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। अंग्रेजों ने यह फैसला किया क्योंकि अंग्रेजों को बहुत बड़ा यहाँ पर नुकसान हुआ था। 1857 ईस्वी की क्रांति बहुत बड़ा क्रांति था और इस क्रांति से उन्हें सबक भी मिला था कि अब उनको लग रहा था कि धर्म और उनको धर्म, यहाँ के लोगों के बारे में धर्म के प्रति जो लगाव था और सामाजिक रीति रिवाज जो था, उनको यह फैसला लिया गया कि अंग्रेजों द्वारा कि अब वो जो भारतीयों का जो धर्म है और सामाजिक रीति रिवाज है उनको सम्मान करेंगे। पांचवा है, भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा करने तथा जमीन पर उनके अधिकारों को स्थायित्व देने की नीतियां बनाई गई। 1857 के बाद भूस्वामी जो थे और जमींदार जो थे उनको रक्षा करने तथा जमीन पर उनके अधिकारों को स्थायित्व देने की नीति बनाई गई 1857 ईस्वी के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासत कौन थी? तो अंग्रेजों के कब्जों में जाने वाली आखिरी रियासत थी अवध। अवध को सबसे आखिरी में अंग्रेजों के कब्जे में लिया गया था और सतारा को सबसे पहले लिया गया था 1848 ईस्वी में सतारा को लिया गया था। उसके बाद 1849 में सबलपुर को, बगाहट को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853 में, नागपुर को 1854 में और जयपुर को 1849 में। और अवध को सबसे लास्ट में लिया गया था 1852 ईस्वी में अवध को लिया गया था। अंग्रेजों ने अवध का विलय किस आधार पर किया तो 1801 ईस्वी में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई थी। 1856 में अंग्रेजों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। 1856 ईस्वी में अवध को अंग्रेजों ने कब्जे में ले लिया था। 1801 ईस्वी में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई थी और 1856 में अंग्रेजों ने उसे कब्जे में ले लिया। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी उस समय गवर्नर जनरल था, तो लॉर्ड डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा है, इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है और इसी आधार पर अवध को विलय कर लिया गया ब्रिटिश साम्राज्य में। अंग्रेजों ने मुगल शासन को पूरी तरह खत्म करने के लिए क्या किया? तो कंपनी ने मुगलों के शासन को खत्म करने की भी पूरी योजना बना ली थी, इसलिए उन्होंने कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर से मुगल बादशाह का नाम भी हटा दिया। कंपनी द्वारा जो सिक्का जारी किया जा रहा था और उस पर मुगल शासक का नाम हटा दिया गया। 1849 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। इस तरह का लॉर्ड डलहौजी ने ऐलान किया। 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने यह फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे, यानी बहादुर शाह जफर को आखिरी मुगल बादशाह माना गया और उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा, उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। तो ये अंग्रेजों का इस तरह से इस प्रकार से मानना था। लॉर्ड कैनिंग ने इस प्रकार का फैसला लिया कि बहादुर शाह जफर ही आखिरी मुगल बादशाह होंगे और उनकी मृत्यु के बाद उनको जो वंशज होंगे उनको बादशाह नहीं माना जाएगा, उनको केवल राजकुमार के रूप में मान्यता दी जाएगी। बहादुर शाह जफर को तो मुगल साम्राज्य द्वारा उसको युद्ध के बाद बर्मा भेज दिया गया था, जहां उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद ही मुगल साम्राज्य सदा के लिए समाप्त हो गया और ब्रिटिश साम्राज्य कायम हो गया। तो ये था आज का हमारा चैप्टर से सारे प्रश्न थे जिसको हमने देखा। थैंक यू। वीडियो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने से सब्सक्राइब करें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो सब्सक्राइब एवं लाइक करना ना भूलें।